लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ योर सॉलिड स्टेट। एक लैटिस पॉइंट, ये वाला एक लैटिस पॉइंट हो गया ना हमारे पास, ठीक है, दैट इज लैटिस पॉइंट। उसी को लैटिस पॉइंट बोलते हैं, उन्हीं को मोटिव बोलते हैं, जिनको बार बार रिपीट करके पूरा यूनिट सेल बनता है। ठीक है बेटा, हाँ जी, एक्चुअल में ये एक मोटिव है, वो मोटिव पॉइंट होता है। अगर ध्यान से पढ़ना बेटा, दिस इज वन मोटिव। हाँ नहीं, आप समझे नहीं बेटा, इन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं ना जब हम लोग, इन 4 पॉइंट्स को आप लोगों ने जोड़ दिया, इन 6 पॉइंट्स को आप लोगों ने जोड़ दिया, इन पॉइंट्स को जब आप लोगों ने जोड़ा तो उसको बोलते हैं मोटिव, उसको बोलते हैं बेसिस। जिसको रिपीट करने से हमारे पास पूरी क्रिस्टल लैटिस बने, उसके अराउंड एक ही डायरेक्शन में अगर आप उसके एजेस के अराउंड उसको बढ़ाओगे ना बेटा, अगर हम एजेस के अराउंड बढ़ाते जाते हैं उसको, तो हमारे पास पूरा स्पेस लैटिस बन जाता है या क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल कह दो, बिल्डिंग ब्लॉक, इसको बड़े नामों से बुलाया जा सकता है। इसी को आप लोग क्या नाम दोगे, और इसी को आप लोग और क्या नाम दे सकते हो बताओ? हाँ, इसी को आप लोग क्या नाम दोगे? बिल्डिंग ब्लॉक। यूनिट सेल को या बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल दो। ये पता है क्या है, किताबों में लिखने का तरीका है, चीज तो वही है ना, कॉपीराइट से भी तो बचना है ना। तो किताबों में एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से लिखा गया है, मोटिव लिखा गया, बेसिस लिखा गया, यूनिट सेल लिखा गया, बिल्डिंग ब्लॉक लिखा गया है, तो है वही वन एंड द सेम थिंग, बस उसको लिखने के तरीके अलग अलग है। तो हम लोगों ने बात किया कि अगर मैं 2 डायमेंशनल लैटिस, हम लोगों ने बात किया 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की अगर हम लोग बात करें तो 2 डायमेंशनल लैटिस इज प्लेनर एंड इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ 2 बेसिक वेक्टर्स A एंड B एट एंगल L। ठीक है भाई, बिटवीन देम 2 वेक्टर्स आ गए A और B, और जिसको हम लोग साइड बोल दें, लेंथ बोल दें, कुछ बोल दें हम लोग यहाँ पर। A और B चाहिए हम लोग के 2 पैरामीटर चाहिए, एक हम लोगों को चाहिए A और एक चाहिए B, और दूसरा हम लोग को चाहिए उन दोनों के बीच का एंगल। तो अगर A और B बराबर है और एंगल 90 डिग्री का है तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर लैटिस। अगर A B के बराबर नहीं है लेकिन एंगल 90 डिग्री के बराबर है तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर लैटिस। और अगर A बराबर है B के लेकिन एंगल कितना है, इंटरनल एंगल कितना है? 60 डिग्री का, उसको हम लोग बोलते हैं कि हेक्सागोनल लैटिस। और अगर मेरे पास आ गया एंगल बराबर नहीं है 90 डिग्री के, साइड भी बराबर नहीं है, तो वो बन जाएगा पैरेललोग्राम लैटिस। और अगर मेरे पास साइड भी बराबर नहीं है, एंगल भी बराबर भी है 90 डिग्री के, लेकिन जो हमारे पास एंगल है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का, तो वो बोला जाएगा रोम्बिक लैटिस। तो ये 5 तरह की हमारे पास 2 डायमेंशनल लैटिस है। ठीक है, ये 5 तरह की हमारे पास 2 डायमेंशनल लैटिस आएंगी। कौन कौन सी? फिर से सुन लो, स्क्वायर लैटिस, रेक्टेंगुलर लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस, पैरेललोग्राम लैटिस एंड रोम्बिक लैटिस। ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, इनके बारे में एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ज्यादातर स्टडी हमारी सारी 3 डायमेंशन की है, लेकिन 2 डायमेंशन के बारे में इतना सा आइडिया हो तो बुरी बात नहीं है, होगा तो अच्छी बात है। ठीक हो गया सर, एक बार इनको गो थ्रू करना जरूरी है आपको। मैंने बताया कि 2 डायमेंशन अगर हमारे पास सिस्टम बनता है, क्रिस्टल लैटिस 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस जैसे हम लोगों ने 3 डायमेंशन में पढ़ी थी, हम लोगों ने क्या पढ़ी वहां पर? सिंपल क्यूबिक, FCC, BCC। ठीक है, वो सारी फॉर्म पढ़ी ना, उसी में वो आ गई सारी। ठीक है, क्यूबिक से हम लोगों ने आगे बनाया सिंपल क्यूबिक, FCC और BCC बनाया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि जो क्यूबिक है वहां पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास वो बोली 7 क्रिस्टल लैटिस नहीं बनती, हमारे पास कौन सी बन रही है यहाँ पर? ये 5 बन रही है। कौन कौन सी? स्क्वायर लैटिस, रेक्टेंगुलर लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस, पैरेललोग्राम लैटिस एंड रोम्बिक लैटिस। ये हम लोगों को 5 एक बार याद कर लेनी, कौन कौन सी बन रही है। गॉट इट? ठीक हो गया। अब यहाँ से आगे मूव करना है तो हम लोगों के पास हमारा मेन काम शुरू होता है। इसके आगे वाला काम हमारा मेन काम शुरू होगा, और वो मेन काम हमारे पास क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनिट सेल इन 3D। जब आप लोगों को 3D में यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करना है, वो आप लोग कैसे करोगे? 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को 6 पैरामीटर चाहिए, और वो 6 पैरामीटर हमारे पास कौन कौन से हैं? आई रिक्वायर्ड वहां पर A, मुझे वहां पर क्या क्या चाहिए बताना बेटा जरा। मुझे वहां पर A चाहिए, B चाहिए, C चाहिए, अल्फा, बीटा, गामा चाहिए। ठीक है, मुझे वहां पर ये इंटरेक्शन, हमारे पास जो एक्सियल एंगल्स है वो चाहिए, और मेरे पास क्या चाहिए? एक्सिस बराबर है कि नहीं, कौन कौन से एक्सिस बराबर है, कौन से एक्सिस बराबर नहीं, यानी कि मेरे को 6 पैरामीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ABC और अल्फा, बीटा, गामा के बारे में। क्लियर हो गया? अब यहां से ही मेरा सारी कहानी आगे खुलती है। फॉर एग्जाम्पल, पहला केस अगर मैं बनाता हूं तो अगर मेरे पास A बराबर आ जाता है B के, बेटा ध्यान देना, अगर A बराबर B के, अब ABC क्या है ध्यान देना, जो बच्चे फर्स्ट डे हैं, फर्स्ट डे आए हुए हैं बच्चे देख लो कि ABC क्या है मेरे पास। ये है मेरे पास ABC। अगर मैं ABC के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरे पास ABC क्या है? ये रहेगा आप लोगों के पास एक साइड, ये आप लोगों के पास दूसरी साइड, ये आप लोगों के पास इसकी तीसरी साइड। ठीक है, ये हमारे पास आ गए 3 एक्सिस, और इन तीनों एक्सिस के ऊपर दूरी कितनी है? O से लेकर O के आगे हम लोग मूव कर रहे हैं तो ये A दूरी आई हमारे पास। यहां से O से B गए तो B डिस्टेंस, O से C तक, यहां तक इस पॉइंट तक कितनी दूरी है? C डिस्टेंस, तो वो ABC। अगर ये तीनों डिस्टेंसेस
along the 3 एक्सिस, तीनों की तीनों दूरी बराबर आ जाती हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, और मेरे पास जो एंगल्स हैं वो भी मेरे एंगल क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। एंगल क्या है मेरे पास, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि यहाँ पर है। ये तीनों एंगल्स भी मेरे पास क्या आ जाए, बराबर आ जाए, अल्फा बीटा गामा क्या बराबर आ जाए, 90 डिग्री के बराबर आ जाए। तो वो मेरे पास सबसे सिमेट्रिकल केस बनेगा, मेरा सबसे ब्यूटीफुल सबसे सिमेट्रिकल केस बनता है मेरे पास, और उसको हम लोग नाम देते हैं क्यूबिक। दैट विल बी टर्म्ड एज क्यूबिक, जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबिक। क्यूबिक की खास बात, इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, तीनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, और वो किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के। तीनों साइड्स बराबर, तीनों एंगल्स बराबर, वो किसके बराबर, 90 डिग्री। ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल एंड 3 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म, और ये 1 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें कि विच इज द मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक। ठीक हो गया। अब जब आप लोग इससे आगे मूव किए तो हम लोगों ने पाया कि हमारे पास इन चीजों को अगर हम वेरी करते जाएं, इन चीजों को अगर हम लोग वेरी करते जाएं, साइड्स और एंगल को अगर मैं वेरी करी जाऊं, तो मेरे पास 7 तरह की क्रिस्टल लैटिस बनती है। 7 तरह के मेरे पास क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। एक जैसे ये बना, और एक मेरे पास ये तीनों साइड मान लो बराबर ना आए, ये तीनों एंगल बराबर ना आए, और ना बराबर आए 90 डिग्री के, तो वो बन जाएगा मेरे पास ट्राइक्लिनिक, विच इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल फॉर्म। वो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल फॉर्म, ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल, ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल। और इनके बीच में मेरे पास 5 और क्रिस्टल सिस्टम आते हैं। ठीक है, और वो 5 क्रिस्टल सिस्टम मेरे पास कौन कौन से आते हैं, ठीक है, हम लोगों उनको ऑलरेडी याद कर चुके हैं कि वो 7 तरह के सिस्टम मेरे पास टोटल कौन से बनते हैं, CRT होम, ठीक है, HCRT होम टी पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, वो सारों की आप लोगों को एज सच याद होना है। जब भी आप लोग कोई टेस्ट देने बैठेंगे, ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि वहां पर आप लोगों को क्वेश्चन नजर आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब हर चीज तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ इनमें से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे पूछा जाएगा। पूछा कैसे जाएगा कि नीचे आप लोगों को ये लैटिस दे दी जाएगी बनाकर, यार ये रेंज में बना के दे दी जाएगी, जहाँ आप लोगों को क्या दे दिया जाएगा, ऊपर नाम लिख दिया जाएगा कि ट्राई क्लीनिंग के लिए इनमें से कौन सा अरेंजमेंट है। यहाँ अरेंजमेंट दे दिया तो कौन सा आप लोगों के पास क्रिस्टल सिस्टम बन रहा है। ठीक है, उसके बाद जब आप लोग आगे मूव करें, तो आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसको रिलेटेड, याद है किसी को? किसी को याद है भाई लोग क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इसके बाद ये 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे, यही पढ़े थे ना 7 क्रिस्टल सिस्टम। क्योंकि तुमने फिर जानबूझ के वही बात हुई ना, कितनी बार एक चीज बोल दूं कि भी बोर्ड डिस्कस कर रहा हूँ, ब्रैक एजुकेशन कराई थी बोर्ड पे, बताओ फिर क्यों बोल रहे हैं? हाँ बेटा, अब इन्हीं में हमारे पास बाकी 7 तरह की लैटिस आ जाती है। याद है कौन कौन सी लैटिस थी वो? हम लोगों ने याद किया, उनको कैसे याद किया था, CRT होम टी। और वो आप लोगों को ऐसा सारे याद करने, बिना उनके याद किए आप लोग आगे मूव नहीं कर सकते। और उनके बारे में मैं सारी ट्रिक आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है भाई, शैल आई रिपीट द ट्रिक और यू विल नो दैट वेरी वेल, एवरीबॉडी नोज दैट। तो आप लोगों को उनको रिपीट करना है, रिपीट किए बिना आप लोगों का गुजारा नहीं होना है, तो याद कर लीजिएगा बस उसको। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं अगर आप लोग, तो फिर हम लोग मूव कर जाते हैं यूनिट सेल की ओर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किनकी, सिर्फ 3D वाले सिस्टम। अब हम लोग सिर्फ 3D वाले सिस्टम के बारे में मूव करेंगे आगे, कि यहाँ से हमारी 3D वाली लैटिसेस बननी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो तो क्यूबिक में हम लोगों ने 3 तरह के यूनिट सेल बनाए। कौन कौन से? 7 क्रिस्टल लैटिस बनाए हम लोगों ने बोला कि हमारे पास टोटल 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। उसमें ब्रेविस लैटिस हम लोगों ने कितनी बनाई? 14 ब्रेविस है। और ये याद रखना, 7 क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास, 14 हमारे पास ब्रेविस लैटिस है। सबसे ज्यादा ब्रेविस लैटिस किसमें बनती थी? ऑर्थोरोम्बिक में। कितनी बनती थी? 4 बनती थी। कौन कौन सी बनती थी? सिंपल क्यूबिक, FCC, VCC और EC। ठीक है, तो ये हम लोग को याद करना है। लेकिन जो हमारा कोर्स ऑफ स्टडी रहेगा, उन टोटल 7 क्रिस्टल लैटिस में से, उन टोटल क्रास 7 क्रिस्टल लैटिस में से सिर्फ हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? क्यूबिक। और क्यूबिक में हमारे पास जो 3 तरह की ब्रेविस लैटिस बनती है वो कौन सी बनती है? SC, VC और FCC। हम लोगों का कोर्स ऑफ स्टडी वो है, हम लोगों को उन 3 के बारे में पढ़ना है, और वही हमारा कोर्स ऑफ स्टडी रहेगा फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ में आप लोग उसके बारे में पढ़ोगे।
सर हाँ भाई बोल। सर रोम्बिक लैटिस में जो एंगल है वो ना तो 90 डिग्री के बोला ना 60 डिग्री के, ऐसा नहीं। फिर से बोली, क्या बोला भाई? रोम्बिक लैटिस जो 2D में किया हमने, उसमें एंगल ना तो 90 के बोला ना 60 के। किसने कहा? रोम्बिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वहां पर जो इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर पॉइंट होता है हमारे पास एक लैटिस लिख लो, रोम्बिक लिखो भैया, सर लिख लो। रोम्बिक लैटिस जो होगी, रोम्बिक जो लैटिस है दैट इज रेक्टेंगुलर विद द इंटीरियर पॉइंट, रेक्टेंगुलर विद एन इंटीरियर पॉइंट। रोम्बिक लैटिस जो होगी वो एक इंटीरियर पॉइंट से क्या होती है? रेक्टेंगुलर होती है। अंदरूनी पॉइंट से अगर हम लोग सारी जगह पर जाएंगे तो वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में आ जाती है। इंटीरियर पॉइंट से वो रेक्टेंगुलर होती है। और जो आप लोग हेक्सागोनल की बात करोगे वो भी लिख लो, एक बार लिख लाता हूं फिर देख लेना मेरे। हेक्सागोनल में लिखो कि हेक्सागोनल जो होगा वो अंदर से लैटिस उसकी बनती है रोम्बिक, अंदर से वो रोम्बिक बनेगी विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, रोम्बिक विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दोबारा रिपीट करना। हाँ मैं कर देता हूँ रिपीट। L is not equal to 90 इसका क्या मतलब सामने 60 का क्या मतलब, उसके भी इक्वल नहीं होगा ना। दिस इज नाइदर इक्वल टू 90 डिग्री नॉर इक्वल टू 60 डिग्री। यहां से ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगा, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से रेक्टेंगुलर शेप बन जाती है इसकी। अंदर जब हम लोग इसको बनाते हैं ना तो ये इस पॉइंट से रेक्टेंगुलर बनता है। जो पैरेललोग्राम ये है ना हमारे पास, देखो ना इधर देखिए भाई सुजल, ये यहाँ पर अंदर में इसके 60 डिग्री का एंगल होता है। जब हम लोग हेक्सागोनल के अंदर जाते हैं, हेक्सागोनल के अंदर 60 डिग्री पॉइंट बनता है, एंगल बनता है 60 डिग्री का। अंदर एक बनेगा रोम्बिक बनेगा जिसमें पॉइंट होगा 60 डिग्री एंगल वाला। हेक्सागन के अंदर एक रोम्बिक शेप आएगी जिसका एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। लेकिन रोम्बिक में हमारे पास जो रोम्बिक शेप होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास ना तो एंगल आएगा 90 डिग्री का, ना ही एंगल आएगा 60 डिग्री का। शेप क्या है? रोम्बिक की शेप ही बनी तो ये नहीं। इसके अंदर हमारे पास इस तरह से रेक्टेंगल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर रेक्टेंगल बन जाएगा। ये ना तो 90 जैसे यहाँ पर अंदर एक रोम्बिक बन जाएगा, ना ही 90 वाला होगा ना ही 60 वाला बनेगा। रेक्टेंगुलर शेप एक्वायर करेगा जो कि एंगल 90 डिग्री और 60 डिग्री वाली नहीं होगी। रेक्टेंगुलर शेप लगेगी लेकिन वो 90 डिग्री और 60 डिग्री वाली नहीं होगी। ठीक हो गया? अब इसके बाद जब आप लोग आगे मूव करोगे तो हमारे पास जो पार्ट आने वाला है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हम लोग जब आगे मूव करेंगे तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं यूनिट सेल से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अभी यहां से हमारा चैप्टर आगे मूव करता है जिसमें 75% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट हाफ में से, भाई सुन लो, फर्स्ट हाफ में से और सेकंड हाफ में से आप लोगों को 25% क्वेश्चन पूछने की चांसेस हैं। इस चैप्टर में जब क्वेश्चन आता तो कैसे आएगा भाई, एक मिनट ध्यान देना। इस चैप्टर में से 5 अगर नंबर का पेपर आ रहा है तो आप लोगों को 3 नंबर का न्यूमेरिकल आना है, ये श्योर है। 3 मार्क्स न्यूमेरिकल विल बी देयर, डेफिनेटली मस्ट दैट विल बी देयर। 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा और 2 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना है। 3 नंबर का न्यूमेरिकल यहां से शुरू होने वाले टॉपिक में से ही आना है, ये डेड श्योर है, याद रहेगा। 3 नंबर वाला न्यूमेरिकल जो यहां से आगे टॉपिक शुरू होगा उसी में से आना है। और जो 2 नंबर वाला टॉपिक है, दैट 2 नंबर वाला क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड आइदर जो इससे पहले पढ़ाया और जो इस टॉपिक के बाद में एंड में पढ़ाऊंगा उसमें से आएगा। ठीक हो गया? अभी थोड़ा सा बंद करो, ठीक है, बंद होगी, बंद होगी। नोटिफिकेशन नहीं है, चला जाएगा अभी। अब ध्यान देना बेटा, यूनिट सेल को अगर आप लोग क्लासीफाई कर रहे हो तो आप लोग यूनिट सेल को क्लासीफाई कर रहे हैं 2 पार्ट्स में। यूनिट सेल पता लग गया क्या है? यूनिट सेल को ध्यान देना, सभी लोग जिन्होंने कुछ भी मिस किया होगा वो आप लोग पढ़ के भी काम कर लोगे, लेकिन ये मिस नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि ये आप लोगों के चैप्टर का कोर पार्ट है। इसके बिना आप लोगों के क्वेश्चन नहीं होंगे, वहां पर पेपर में आधा पेपर ही छूट जाएगा। सॉलिड सेट में से सॉलिड सेट में आधे से ज्यादा पेपर छूट जाएगा अगर ये नहीं पढ़ा हुआ तो। प्रिमिटिव यूनिट सेल है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक। हमारे पास प्रिमिटिव क्या आएगा? सिंपल क्यूबिक। नॉन प्रिमिटिव में क्या आएगा आप लोगों के पास? एफसीसी, बीसीसी। फ्रैंकली स्पीकिंग जब हम लोग क्यूब की बात कर रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग जब आप लोग क्यूब की बात कर रहे हो तो क्यूब में 2 चीजें नहीं आती, 2 ही चीजें आती हैं सिर्फ नॉन प्रिमिटिव में। एक आएगा सिर्फ एफसीसी और एक आएगा बीसीसी। ईसीसी उस कैटेगरी में नहीं आता, ईसीसी आता है ऑर्थोरोम्बिक में। ये पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, क्यूबिक में नहीं आता ये, ठीक है। क्यूबिक कैटेगरी में ये नहीं आएगा। क्यूबिक कैटेगरी में हम लोगों को यही दुआने, क्योंकि कई बार हम लोगों को ईसीसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया हुआ है तो हम लोग इसी को साथ में पढ़ लेते हैं इसको कि होता क्या है। सिंपल क्यूबिक क्या रहेगा? जिसके सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर एटम है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर एटम है। और एफसीसी क्या रहेगा? अब देखो, प्रिमिटिव हो चाहे नॉन प्रिमिटिव हो, कॉर्नर्स के ऊपर तो एटम आने ही आने हैं। प्रिमिटिव हो चाहे नॉन प्रिमिटिव हो, कॉर्नर्स के ऊपर तो एटम आने ही आने हैं। ठीक हो गया? सिंपल क्यूब में सिर्फ कॉर्नर पे आएंगे, नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर्स के साथ साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई और एटम भी जरूर आएगा। जैसे एफसीसी में कहाँ आएगा? सारे कॉर्नर्स पे और हर फेस के सेंटर पे। हर फेस के सेंटर का मतलब क्या? कितने फेस होते हैं हमारे पास? एक क्यूब के मेरे पास 6 फेस हैं।
जैसे ये कमरा है आप लोगों के पास, के 6 फेस कौन कौन से हैं? ये वाला साइड नजर आ रही है सामने दीवार, ये पीछे वाली दीवार, कितने हो गए? 2, ये वाली दीवार 3, ये वाली दीवार 4, सीलिंग 5, फ्लोर 6। तो इस पूरे क्यूब के 6 फेस है हमारे पास। तो अगर हर कॉर्नर और हर फेस के सेंटर पे एक एक एटम आ जाए, यहाँ और इसकी ऑपोजिट यहाँ, यहाँ और इसकी ऑपोजिट यहाँ, आगे वाले पे यहाँ और पीछे वाले के वहाँ, ठीक है? ये आगे वाला बॉक्स और पीछे वाला बॉक्स, तो इसको क्या बोला जाएगा? एफसीसी। देन आ जाता है बीसीसी। बीसीसी में क्या आएगा? हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम और बॉडी के सेंटर में एक एटम आ जाएगा। बॉडी सेंटर में याद रखिएगा, बॉडी सेंटर में। आगे जाके इसमें एक जगह पर कंफ्यूजन आती है जो दूर करेंगे हम लोग, और याद रखना है ये बॉडी के सेंटर में आएगा। अब यहाँ पर ये सारे कॉर्नर एटम्स आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, ठीक है? ये सारे कॉर्नर एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। क्या सिंपल क्यूबिक में टच कर रहे हैं ये, लेकिन जब आप लोगों ने बॉडी सेंटर बनाया तो ये आप लोग एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। हाँ, इसको टच करेंगे सारे, बॉडी सेंटर वाले को सारे टच करेंगे, उसको टच नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? श्योर? चला जाए आगे। नोट करो बेटा, अगर किसी नोट नहीं किया तो नोट कर लो। पीछे से निकलेगा, हमारे ऑफिस की चीज पड़ी है, अगर हमारे में चीज पड़ी है तो ऑफिस खोल के, ठीक है? तो मैंने सामने हमारे जो ऑफिस खोले थे सामने टिकट मॉडल खोले हैं, जितने क्लास मासिक किराए हैं 2 बार ही आ जाएंगे, किराए उठे जाने सारे, ठीक है? पहले देखनी चाहिए। ये क्लियर हुआ भाई? अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सभी लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी रिकैप लेना है। जिन लोगों ने वीडियो लेक्चर नहीं देखा उनको तो जहर खा लेना चाहिए भाई। जिन्होंने देख लिया है उनको ये पता हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए, सारा पता हम लोग कर चुके हैं। इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे हम लोग इसलिए, ठीक है भाई? कोई बच्चा ऐसा जिसने अभी तक वीडियो लेक्चर नहीं देखा, जो मैंने 2 सेंड किए थे, जो 2 वीडियो लेक्चर सेंड किए गए अभी तक नहीं देखे, ईमानदारी से हाथ ना करो। मोहन रायचंद, बेटा आपने देखे? आपने देखा? कसम खाओ। यस सर। चलिए फिर ये पता लग जाएगा। मोहन रायचंद आए देख ली यार, पाप लगेगा तो फिर व्हाट्सएप करियो कि सर भेज दो, ठीक है भाई? तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। अगर आप लोग नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय द लेटर Z। तो कितने आएंगे याद रखना है सिंपल आप लोगों को। सिंपल क्यूबिक में 1 आया, एफसीसी में 4 आया, बीसीसी में 2 आया। कैसे आया? हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। क्या याद करना है आप लोगों को? कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। और कॉन्ट्रीब्यूशन किसका देखना है आप लोगों को? कि कोई एटम अगर कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, ध्यान देना, कोई एटम अगर कॉर्नर पे पड़ा हुआ है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/8। कोई एटम अगर फेस के सेंटर पे पड़ा हुआ है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? अगर कोई एटम कॉर्नर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/2। बहुत बोर होना चाहिए ड्रॉ में ले और ये 1/2 होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक हुआ? अगर कॉर्नर पे है तो कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। अगर फेस के सेंटर में तो कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2। और अगर बॉडी के सेंटर में है तो कंट्रीब्यूशन कितना? 1। सिर्फ 1 कंट्रीब्यूशन आएगा जब कोई एटम बॉडी के सेंटर में बैठता है जाकर, ठीक हो गया? अगर फेस सेंटर पे चलेगा तो आधा अंदर आधा बाहर, कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ होगा। और अगर कॉर्नर पे चला गया तो कंट्रीब्यूशन 1/8। और अगर एजिस पे बैठा है आकर, 12 एजिस है हमारे पास, टोटल एजिस कितनी है हमारे पास? 12 एजिस। एजिस कितनी है हमारे पास? 12 एजिस है। कॉर्नर कितने हमारे पास? 8। फेसेस कितने हमारे पास? 6। फेस डायगोनल कितनी है हमारे पास? 6। बॉडी डायगोनल कितनी है हमारे पास? 4। ठीक हो गया? तो ये सारा आप लोगों को क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो मुश्किल होगी। इनको पहले याद करना है सारों को। कंट्रीब्यूशन याद करने हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन होता है हमारे पास। अगर कंट्रीब्यूशन याद है तो फिर ये वाला टॉपिक निकाल पाओगे, Z की वैल्यू आसानी से निकाल पाओगे कि क्या है। उसमें थोड़ा सामान है। ठीक हो गया भाई? अब इसमें आप लोग बड़ी आसानी से निकाल चुके, सभी ऑलरेडी इस पार्ट टॉपिक को कर चुके हो कि नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे। 8 एटम कॉर्नर पे तो कंट्रीब्यूशन क्या आया? 8 × 1/8 इक्वल्स टू 1। 8 एटम कॉर्नर पे प्लस 6 एटम फेस सेंटर पे, तो 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2 इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। यहां पर आप लोग निकालिए। ये वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है? किसी को इसमें डाउट है तो दैट मींस उसने वीडियो लेक्चर नहीं देखा, और अगर नहीं देखा तो देखिए जरूर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, अगर क्वेश्चन आते तो कैसे आते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में कंट्राडिक्शन थी, मैंने लिखवाया वो क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को, कि कई किताबों में हो सकता है कि आप लोगों को जो डीपीपी आई उसमें भी इसका आंसर गलत लिखा हो, लेकिन कई किताबों में भी इसका आंसर गलत मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप लोगों को याद रखना कि जब आप लोग ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स के बारे में बात करें तो ऑल्टरनेट फेस सेंटर आएंगे कोई 2 ऑपोजिट फेसेस। ऑल्टरनेट फेस सेंटर में क्या आएगा? कोई 2 ऑपोजिट फेसेस आएंगे, एडजेसेंट फेसेस के ऊपर एटम नहीं आएगा।
एडजेसेंट फेसेस के ऊपर एटम नहीं आएगा, ये याद रख लीजिएगा वहां पर। ये एडजेसेंट फेसेस के ऊपर एटम नहीं आना, ये आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है भाइयों और बहनों, याद कर लोगे क्या? तो ये आप लोगों को याद रहना भी चाहिए, और नहीं होगा तो मुश्किल होगी बाद में चीजों को अड़ जाओगे वहां पर। ठीक है, ऑल्टरनेट फेस सेंटर्स आया, दैट मींस फेस सेंटर मीन टू ऑपोजिट फेस सेंटर का क्यूब। ठीक है, दो ऑपोजिट फेस सेंटर्स की बात करोगे आप लोग वहां पर। जिसमें कॉपी नहीं किया वो कॉपी कर लो। चला जाए आगे भाई। इससे आगे आप लोग मूव करेंगे तो आप लोगों को आना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं आता तो समझ लो उसका आधा चैप्टर तो छूटा पड़ा भी, उसका आधा चैप्टर नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी के ऊपर आना है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन इसके ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, किसी भी चीज की डेंसिटी निकालते हो मास अपॉन वॉल्यूम, यूनिट सेल की डेंसिटी मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। देन हमारे पास क्या आया है? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल किस फॉर्म का है? अभी बताया कि यूनिट सेल किस फॉर्म का होता है? क्यूब की फॉर्म का। एवरी यूनिट सेल हमारे पास जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारे क्यूब है, चाहे वो एफसीसी है चाहे वो बीसीसी है, बनता वो क्यूब से ही है। ठीक है, वो क्या है? क्यूबिकल फॉर्म है। क्यूब की खास बात क्या होती है? क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर। क्यूब के सारी साइड्स और एजेस क्या होंगे? बराबर होंगे। और अगर हम किसके डिनोट कर रहे हैं? ए से, तो दैट विल बी कॉल्ड योर एज लेंथ। उसको हम लोग एज लेंथ के नाम से जानते हैं और साइड के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि ये क्यूब जो होगा वो बहुत छोटा होता है, इसकी डिमेंशंस बहुत छोटी होती हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पिकोमीटर से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। भाई ध्यान दें, ठीक है, एक बार रिकैप हो जाएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पिकोमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ए पिकोमीटर। अगर पिकोमीटर आया तो हम लोगों को उसको चेंज करना है, तो आंसर देना आप लोगों को डेंसिटी का वो देना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें आंसर देना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप लोगों को उसको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर, और ये कन्वर्जन आनी चाहिए। ए पिकोमीटर, पिको का मतलब होता है 10 टू पावर माइनस 12। तो ए पिकोमीटर किसके बराबर होगा? ए इंटू 10 टू माइनस 12 इंटू 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो ये इसके बराबर आएगा। तो यहां से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो कि ए पिकोमीटर किसके बराबर आया? ए इंटू 10 टू माइनस 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर नैनोमीटर आ गया तो नैनो किसके बराबर है? 10 टू पावर माइनस 9 के। अगर आंगस्ट्रॉम आ गया तो किसके बराबर है? 10 टू पावर माइनस 10 के। तो वो कन्वर्ट करना आना चाहिए। और जब आप लोग यहाँ पर वॉल्यूम लोगे, तो जब आप लोग क्यूब करोगे यहाँ पर, तो क्यूब किसका करना है आप लोगों को? सारी टर्म का। इसका भी क्यूब होगा, 10 टू पावर माइनस 10 हुआ तो उसका भी क्यूब होगा, 10 टू पावर माइनस 30 आएगा। माइनस 8 आया, माइनस 7 आया तो उसका भी क्यूब होगा, माइनस 21 आ जाएगा वहां पर। ये गलतियां बच्चे करते हैं नॉर्मली, और ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया? तो ये गलतियां अगर आप लोग नहीं करोगे तो काम बना रहेगा, काम करते रहोगे, अच्छा काम करोगे। देन टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लेते हैं, पढ़ा है। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। ये 4 वेरिएबल्स हैं, चारों में से कोई भी एग्जामिनर आप लोगों को पूछ लेगा। m निकालना आ जाएगा, z निकालना आ जाएगा, a क्यूब निकालना आ जाएगा, a निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? m मींस मोलर मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास निकालना है, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अगर वॉल्यूम निकालने को बोला गया तो a क्यूब निकालना है, और अगर एज लेंथ निकालने को बोला गया तो a निकालना है। और अगर टाइप ऑफ यूनिट सेल पूछ लिया तो आप लोगों को z निकालना है। और अगर वो एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, उसके राउंड ऑफ आ रहा है, तो आप लोग उसको 2 या 4 ले लोगे भाई। अब इसके बाद जब हम लोग आगे मूव करेंगे तो z आप लोगों को पता लग जाना चाहिए। अगर हम लोग आगे मूव करें तो सिंपल क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही निकल आते हैं, इन्हीं से निकल आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को एग्जामिनर सिर्फ z या सिर्फ a नहीं पूछेगा, वो आप लोगों को पूछेगा डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन। वो आप लोगों को पूछ लेगा कटायन और अनायन में दूरी क्या है। आप लोगों को कटायन और अनायन के बीच का डिस्टेंस पूछ लेगा एग्जामिनर, यानी कि आप लोगों को पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन k पॉजिटिव एंड f नेगेटिव। अगर ये पूछ लिया आप लोगों को तो फिर आप लोग ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे? ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोगों को 3 चीजों का आना जरूरी रहता है, और वो होता है कि हम लोगों को रिलेशन आना चाहिए ADR के बीच में। अब व्हाट इज ADR? हियर विल बी टॉकिंग अबाउट, बस हियर विल बी टॉकिंग अबाउट 3 वेरिएबल्स, और वो 3 वेरिएबल कौन कौन से रहेंगे? एक A रहेगा, एक D रहेगा और एक R रहेगा। अगेन दिस थिंग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये आप लोगों को वीडियो लेक्चर सेंड भी कर चुका हूं मैं। आप लोग वहां से डेरिवेशन कैसे करते हो ADR की। यहां पर अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो A की मैंने डेरिवेशन किया, रिलेशनशिप बिटवीन ADR। अब आप लोगों को पता होना चाहिए A क्या है, D क्या है, R क्या है। A हमारे पास क्या है? एज लेंथ, सभी जान चुके हैं अभी।
आर हमारे पास क्या होता है, रेडियस ऑफ एन एटम। अगर वो कटायन है तो रेडियस ऑफ कटायन, अगर वो अनायन है तो रेडियस ऑफ अनायन आएगा। और डी यहां पर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डी इज कॉल्ड एज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। सबसे करीब, सबके सबसे करीब के जो दो एटम्स हैं उनके सेंटर्स के बीच की दूरी, दैट इज सबसे करीब के दो एटम्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। उसको हम लोग नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और ये कम से कम दूरी होती है, ठीक है, हम लोगों को कम से कम वाली दूरी लेनी है, ठीक है, कि कितनी आ रही है हमारे पास, दो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के बीच में दूरी कितनी है, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। अब अगर मेरे पास सिंपल क्यूब है तो सिंपल क्यूब के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये चारों सफेयर आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है, ये चारों सफेयर ऊपर वाले टच कर रहे हैं, चारों नीचे वाले भी टच कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर ये चारों टच कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से इनका क्या निकाल सकते हैं, क्या ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एज लेंथ है, और अगर ये दोनों सफेयर टच कर रहे हैं और ये दोनों सफेयर का सेंटर पॉइंट है, ये वाला येलो वाला पॉइंट यहाँ पर, जिसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट आप लोगों का क्या है, सेंटर है, ये वाला पॉइंट इसका सेंटर है, ये वाला पॉइंट इसका सेंटर है, सेंटर है स्फीयर का, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये पूरी लाइन ए क्या है, एज लेंथ है। क्या मैं कह सकता हूँ कि जो एज लेंथ ए है 2r के बराबर है, इन दोनों के रेडियस सेंटर्स लेके यहाँ तक की दूरी, सेंटर्स लेके वहां तक की दूरी, क्या ये 2r के बराबर है? ये किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो फॉर सिंपल क्यूबिक फ्रॉम द फिगर वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 2r। और d क्या था आप लोगों का, d बताया गया, d इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d क्या इस a के बराबर नहीं है? सोच के देखो जरा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या ये d a के बराबर नहीं आ रहा? तो मैं क्या कह सकता हूँ कि d जो आप लोगों का क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है, वो किसके बराबर आया? आ गया बेटा, बोलिए भाई लोग। तो ये उसके बराबर आ जाएगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये उसके बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया भाई, चला जाए आगे, d बराबर a, r बराबर a/2। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अब इसी तरह अगर आप लोग चाहो तो एफसीसी के लिए निकाल सकते हो। एफसीसी में क्या होगा कि एक एटम फेस के सेंटर में आ जाएगा। जब आप लोगों का एक एटम फेस के सेंटर में आ जाएगा, वो कैसे करोगे फिर आप बताओ जरा, कैसे करेंगे बताओ। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एफसीसी के बारे में, हम लोगों ने क्या बोला कि एफसीसी में क्या आएगा, सभी के कॉर्नर के ऊपर एटम और एक एटम फेस के सेंटर में आ जाएगा। अब जब एक एटम फेस के सेंटर में आ गया, ठीक है, तो बाकी वाले दोनों क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। बाकी जो फेस के ऊपर 4 एटम थे वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसको बनाया भी था कि अगर मान के चलो आप लोग कि ये आप लोगों के पास 4 एटम है, सिर्फ आप लोग ये वाले 4 देखो, अभी ये वाले 4 इनको छोड़ दो, ये वाले 4 देखो सिर्फ। अब इन चारों के पीछे भी 4 एटम है, और अगर मैं इस फेस को इस तरह से देखूं तो ये एक फेस नजर आ रहा है। अब इस फेस में अगर आप लोग जबरदस्ती एक एटम घुसाओ, इस फेस में अगर आप लोग मान लो कि मैं जबरदस्ती एक एटम घुसा रहा हूं यहां पर, ठीक है, और इसका साइज उसके बराबर है, ठीक है, मान लो मैं एक एटम जबरदस्ती घुसाऊंगा तो ये टूट नहीं जाएगा, ये दूर जाने जाएंगे ना, चारों दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। अगर मैं इसके अंदर घुसा दूंगा इसको तो ये चारों दूर हो जाएंगे, लेकिन अब किसको टच करेंगे, इसको, ये चारों अब इसको टच नहीं कर रहे, तो आप लोगों का जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो यहां से आएगा। अगर इसके बड़ा साइज का ले लो, बहुत बड़ा साइज का ले लो तो लैटिस टूट जाएगा। ठीक हो गया, तो यहां से अब आपको कैसे करना है, अब आप लोगों का नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा यहां से लेके ये वाली दूरी या ये वाली दूरी। दैट मींस कि क्या मैं कह सकता हूं, अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी, तो क्या ये AC का हाफ होगा, क्या ये AC का हाफ होगा, होगा भाई। अब AC कैसे निकलेगा, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने लगाया इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, मैंने पाइथागोरस लगाया, तो क्या आया मेरे पास, AC² = AB² + BC²। यहां से हमारे पास आ जाएगी, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल। और ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी, क्या आएगा मेरे पास यहां से, क्या आएगा बोलिए जरा। मेरे पास यहां पर AC है, और AC क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल। इसकी लेंथ है बेटा फेस डायगोनल, और वो किसके बराबर आएगी, √2a के बराबर आ जाएगी। तो यहां पर जब आप लोगों ने सॉल्व किया तो AC आप लोगों के किसके बराबर आई, √2a के बराबर आ गई। अब मेरा जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D है वो इसका हाफ है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का हाफ है, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल टू AC/2। वो आया √2a/2 आ जाएगा। रेशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा, a/√2 आ जाएगा। D मेरे के बराबर आया a/√2। अब इसी को फिगर में ध्यान देना जरा, अगर आप फिगर में गौर करो तो मेरे पास पूरी AC में ध्यान देना बेटा, पूरी AC में मेरे पास 3 सफेयर नजर आ रहे हैं। कितने सफेयर, 3 सफेयर। पहला सफेयर येलो वाला, दूसरा सफेयर रेड वाला, फिर येलो वाला।
और मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो लाइन पास कर रही है तीनों के सेंटर में से पास कर रही है। ये वाले पॉइंट जो आप लोगों के पास पॉइंट लगे हैं, तीनों पॉइंट क्या है, सेंटर्स है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि जो AC है वो R प्लस आर प्लस आर प्लस आर के बराबर है? तो AC किसके बराबर आ गया, 4R के। तो यहां से AC किसके बराबर आया, यहां से मेरे पास AC बराबर आया √2A के, वहां से AC बराबर आया 4R के। तो क्या मैं दोनों के इक्वेट कर लूं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आल्सो इक्वल। तो मेरे पास 4R किसके बराबर आ जाएगा, √2A के, और R किसके बराबर आ जाएगा, A/2√2। यानी कि पूरा सॉल्व करके मेरे पास D आया A/√2 और R आया A/2√2, यानी कि इसका हाफ आया ये। इससे पहले जब आप लोगों ने सिंपल क्यूबिक के लिए किया था तो D किसके बराबर आया था, A के, और R किसके बराबर आया था, A/2 के। अब इसी तरह अगर आप लोग ये किसके लिए करोगे, यस, अगर आप लोग किसके लिए करो, BCC के लिए, तो BCC के लिए आप लोगों के पास D किसके बराबर आएगा, अगर आप लोग सॉल्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू √3/2A, और R किसके बराबर आ जाएगा, √3/4A। तो आप लोगों को इनको याद कर लेना, ये सारा टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। डेरिवेशंस नहीं पूछी जाती, लेकिन आप लोग करो, फिर भी डेरिवेशन को करो। मैंने सारी ये डेरिवेशन कराई है, एक बार इनको करो हाथ से, लेकिन पूछी नहीं जाएंगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछी नहीं जाती। आप लोगों को ये वैल्यूज नहीं भूलनी चाहिए, बस ये चार्ट आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल ली किसके लिए, BCC के लिए। क्लियर हो गया? अब ये तो हम लोगों को पता लग गया। अब अगर हम लोगों ने ये सीख भी लिया तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि एटम्स आपस में अरेंज कैसे कर रहे हैं। ये तो पता लग गया कि रेडियस उनका कितना है और कौन सा वो हमारे पास आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने चार समझ आ जाती है हमारे पास, किसका हम लोग A और D और R का रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एज लेंथ पूछ ली जाए, अगर हमें रेडियस पूछ लिया जाए, रेडियस ऑफ एटम निकालना आ जाए, एज लेंथ तो हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूले से, रेडियस निकालना आ जाए तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, क्लियर। लेकिन जब हम लोग आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जब कोई कंपाउंड बना रहे हैं, तो बेटा क्या जितनी अवेलेबल स्पेस है क्या हम सारी की सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, नहीं कर पाते। हम लोग कहते हैं कि जो डेंसिटी है, अभी आप लोगों ने डेंसिटी को निकाला ना बेटा, तो हम लोग कहते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल है ना आप लोगों के पास, जो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल रहेगी वो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस, परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस। जितनी आप लोग स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हो वहीं से आप लोगों की क्या आएगी, डेंसिटी आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस और ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ठीक है। जितना आप लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया वो वहां से आप लोगों के पास क्या आएगी, डेंसिटी आएगी, क्लियर। वहां से आप लोगों की डेंसिटी निकलेगी। अब कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हम लोगों ने या कितनी स्पेस खाली है हमारे पास, वो कहां से निकलेगी, वो निकलेगा हमारे पास एक सिंपल सा तरीका, उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको, पैकिंग फ्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, जहां फिर हम लोग उसको डिनोट करेंगे परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी के साथ, पैकिंग फ्रैक्शन और परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी के तौर पर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको कैसे करना है आप लोगों को, ये बहुत इजी है, और आप लोगों को ये डायरेक्ट रिलेशंस भी याद होने चाहिए। अगर ये डायरेक्ट रिलेशन हम लोगों को याद नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी आनी चाहिए, पैकिंग फ्रैक्शन आना चाहिए। अब जो स्पेस आप लोगों ने ऑक्यूपाई कर ली वो तो हमारे पास क्या बता देगी, डेंसिटी, ठीक है। और जो स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं है वो क्या होगी, रेज और हैंड्स। जो स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं है उसको क्या बोलते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं है, मोहन रायचंद, जो आप लोगों ने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली वो तो हो गया। जो खाली स्पेस है उसको क्या बोलते हैं। आज तुम्हें वीडियो लेक्चर देख रहे हैं दोनों, याद रहे, और मुझे रिपोर्ट करना है कि हाँ जी सर मैंने देख लिया। हाँ जी, बाकी कौन बताएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज वॉइड और एम्प्टी स्पेस। उसको क्या बोला जाएगा, वॉइड बोला जाएगा और एम्प्टी स्पेस बोला जाएगा, ठीक है भाई। तो जितनी आप लोगों के पास पैकिंग एफिशिएंसी आ गई वो तो आप लोगों की पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। उसको 100 में से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, वॉइड आ जाएगी। तो यहां से हम लोगों को दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एक हम लोगों को पढ़ना पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में और एक आप लोगों को पढ़ना है वॉइड्स के बारे में। तो वो जरा समझते हैं कि वो क्या है हमारे पास, वॉइड्स क्या है आप लोगों के पास और पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। मैं एक जनरल फॉर्मूला बता दूंगा जिससे आप लोग सारे कर पाओगे, और वो आप लोगों ने अभी कर भी लिया कई बच्चों ने। हाँ जी, कौन करा रहा है मेरे साथ। पैकिंग फ्रैक्शन अगर आप लोगों को निकालना है या परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी तो कैसे निकालोगे, वेरी गुड। अगर आप लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, किसी भी चीज की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो कैसे निकालोगे। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का सिंपल तरीका क्या है हमारे पास, सिंपल तरीका इज, यस कौन बोल रहा है। हम लोग सिंपली बोले दैट विल बी इक्वल टू अवेलेबल वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम अवेलेबल
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। डिवाइडेड बाय अवेलेबल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम अवेलेबल, ये कर लेंगे हम लोग। कैन वी राइट लाइक दिस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम अवेलेबल। नाउ वॉल्यूम अवेलेबल कितना है, देखो हम लोग बात कर रहे हैं सारे क्यूब्स की। फर्स्ट हाफ में वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली क्यूब्स, पहले हाफ में हम लोग सिर्फ क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। और क्यूबिकल फॉर्म में कौन कौन सा, सिंपल क्यूबिक, और किसकी बात कर रहे हैं आप लोग, एफसीसी के बारे में, और आप लोग बात कर रहे हैं बीसीसी के बारे में। हम लोग इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी जब आप निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आने वाला है, वॉल्यूम अवेलेबल आएगा ए क्यूब और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, कितना वॉल्यूम आप लोगों ने ऑक्यूपाई किया। अब ये 3 डिमेंशन की बात हो रही है, याद रखिएगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डिमेंशन तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं सफेयर, अरमान थोड़ा सा बंद कर दे बेटा, हम लोग वहां पर लेते हैं सफेयर्स। क्या लेंगे, सफेयर। अब आप लोग मान लो कि आप सारे क्या हो, सफेयर हो। जैसे ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, सफेयर है, दीज आर सफेयर्स ना। तो मैंने इसका वॉल्यूम निकालना है कि किसी एक का वॉल्यूम कितना है, जहाँ ये तीनों जाने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो अगर मुझे निकालना है कि ये 3 जाने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा, जहाँ तो मैं तीनों का वॉल्यूम अलग अलग निकाल के ऐड करूँ। और अगर ऐसा करूंगा तो वो बेवकूफी होगी। अगर ये आइडेंटिकल है तो मैं किसी एक का निकालूं और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इजंट इट, दैट मस्ट बी द राइट वे ना। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर आप लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग निकालोगे वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। आरुष बोलो मत बेटा, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम इन दी यूनिट सेल। पूरे यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है उसको मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर के साथ। और नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल को कैसे नोट करते हैं हम लोग, Z से, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना होता है, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। ये यहां पर आ जाएगा, यहां पर क्या आया, a क्यूब आया, इजंट इट बेटा। यहां पर आपके पास a क्यूब है। बस ये आप लोगों को फॉर्मूला याद हो, आप ये तीनों के लिए निकाल सकते हो। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं 3D अरेंजमेंट की सारी, ठीक है। तो ये तीनों निकल आएंगे। 3D में हम लोगों को क्या लेना है, सफेयर लेना है। और हम लोगों को 2D की बात करेंगे तो क्या लेना है, डिस्क लेना है। 2D में इनको क्या लिया जाएगा, डिस्क, और 3D में क्या लेगा, सफेयर। और अगर हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन की बात आ रही है या पैकिंग एफिशिएंसी की बात आ रही है, तो जब आप लोग 3D में बात कर रहे हो तो आप लोग वॉल्यूम लेते हो, लेकिन जब आप 2D की बात कर रहे हो तो आप लोग क्या लोगे, एरिया। 2D में आप लोग एरिया लोगे, 3D में आप लोग क्या लोगे, वॉल्यूम लोगे। 2D में एरिया, 3D में वॉल्यूम। तो यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा। अब क्या करोगे आप लोग, कुछ नहीं करने का, सिंपल आप लोगों को रिलेशन याद रखने का है। अगर परसेंटेज निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब सिंपल क्यूबिक के लिए Z की वैल्यू हमारे पास क्या है, सिंपल क्यूब के लिए हमारे पास Z की वैल्यू क्या है, फिक्स है, बताओ जरा। सिंपल क्यूबिक के लिए Z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, एफसीसी के लिए 4, बीसीसी के लिए 2, तो वो आप लोग यहां पर पुट कर दोगे, आ जाएगा। अभी रिलेशन किए A और D और A और R के, और D के साथ भी आप लोगों ने D और R के साथ। सिंपल क्यूबिक के लिए D और A का क्या रिश्ता था, रेजर हैंड्स। सिंपल क्यूबिक के लिए D और A का रिश्ता, अर्पिता, D इज इक्वल टू, याद हो गया ना अच्छे से। और R का रिलेशन A/2। एफसीसी के लिए A/√2। यहाँ पर अब सबको याद है। और यही एक सिचुएशन आ जानी चाहिए कि आप लोगों को नींद में पूछा जाए तो आप लोगों को रिलेशन आते हो, और अगर ये रिलेशन आते होंगे तो 90% क्वेश्चन बना लोगे आप, ठीक है। बोर्ड का तो बना ही लोगे ना सारे, और कंपटीशन में यूज तो इनका ही होना ना, फिर वो क्वेश्चन का लेवल बदलेगा, यूज इन्हीं का ही होना सारा। तो इनको अच्छी पकड़ हो जानी चाहिए सभी की। अब ये वाला वैल्यू पुट करते जाओ, 2 वेरिएबल नहीं हो सकते इक्वेशन में। R को R रहने दो, पाई को 22.7 लिखो या 3.14 लिख लो। अगर सिंपल क्यूबिक का निकालना है तो Z की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। A की जगह पर क्या आ जाएगा, मर जाओ, A की जगह पर क्या आ जाएगा, 2R। A की जगह पर क्या आ जाएगा, 2R। यहाँ से A इज इक्वल टू 2R आ जाएगा ना, यहाँ से A इज इक्वल टू 2√2R आ जाएगा। आपको A की वैल्यू लिखनी है R की फॉर्म में, लिख लोगे भाई। तो बस जब आप ये पुट करोगे सारा कुछ, तो हमारे पास क्या आएगा, बताना जरा। SC की वैल्यू यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी निकलाएगी, SC के लिए कितनी निकलेगी, 52.4%। और ये याद हो जाना चाहिए, FCC के लिए 74%, ठीक है। और BCC के लिए, तो ये सभी को याद होना चाहिए। अब यहाँ से आप लोगों की क्या आ गई, पैकिंग एफिशिएंसी आ गई आप लोगों के पास। एग्जामिनर पूछ लेता है एम्प्टी स्पेस,
तो एम्प्टी स्पेस कैसे निकालोगे? 100 में से माइनस कर दो, सिंपल एज दैट। 100 में से माइनस करोगे तो एम्प्टी स्पेस निकल आएगी आप लोगों के पास, इजंट इट? अब यहां से आगे जब आप लोग मूव किए तो हम लोग मूव करते हैं वॉइड्स के ऊपर, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी पता लग गया, इतनी पैकिंग, इसमें देखो 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी है, यानी कि बाकी की जो स्पेस है दैट इज अबाउट कितना, 47.6% स्पेस तो खाली पड़ी है। अब उस खाली स्पेस को हम लोगों ने क्या बोला, वाइड बोला। अब वो वाइड किस शेप की है या कौन सी है और वो वाइड बनती कैसे है, वो हमारा कोर्स ऑफ स्टडी है।